हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मनसबदारी व्यवस्था के गुण और दोष। ठीक है, इससे पहले का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। मनसबदार कौन होते थे, कैसे उनकी नियुक्ति होती थी, कैसे उनकी पदोन्नति होती थी, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या और उनकी श्रेणियाँ, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था को अकबर के द्वारा कायम किया गया था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के समय में भी ये व्यवस्था चली थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी थे, कुछ गुण भी थे, तो कहीं ना कहीं कुछ दोष भी थे। तो गुण में सबसे पहले हमारा आएगा योग्य व्यक्तियों को अवसर मिलना। बोर्ड पर देख सकते हैं, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था का जो पहला गुण था वह था योग्य व्यक्तियों को अवसर मिलना। योग्य व्यक्तियों को अवसर मिलना यानी कि जो व्यक्ति, ये मनसबदारी व्यवस्था जो है किसी भी तरीके से कोई वंशानुगत पद नहीं थे कि वंशानुगत एक पिता के बाद उसके पुत्र को वो पद मिल जाए। ये पूरी तरीके से जो व्यक्ति योग्य होता था उसी को ही ये पद प्रदान किए जाते थे। यानी जो जिसमें जितनी योग्यता होगी उसकी उतनी पदोन्नति होगी, और जिसमें जितनी योग्यता होगी वो उस पद को प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो मनसब मिलते थे, मनसबदारों को अच्छा वेतन भी मिलता था और उन्हें एक जागीर भी मिलती थी। तो इसी जैसे कह सकते हैं फ्लो के कारण भी जो अच्छे योग्य व्यक्ति जो हैं या फिर जो उन्हें अच्छी योग्यता होती थी तो वो जो है मनसब प्राप्त करने की लालसा रखते थे और सम्राट योग्यता को देखकर मनसब देते भी थे। तो इस प्रकार योग्य व्यक्तियों को अवसर मिलने का ये एक अच्छा मौका था। तो ये इसका अच्छा गुड पॉइंट माना जाता है। दूसरा इसके अंतर्गत आएगा केंद्र पर सैन्य भार कम होना। मनसबदारी व्यवस्था का दूसरा गुण था केंद्र पर सैन्य भार कम होना, यानी कि केंद्र सरकार को अब केंद्र सरकार की खुद की भी, यानी कि जो सम्राट था उसकी व्यक्तिगत सेना भी काफ़ी बड़ी होती थी। लेकिन अब केंद्र को बहुत लंबी चौड़ी सेना रखने की आवश्यकता नहीं थी। जो सेना का जो भार होता था, जो वेतन आदि देना है, जो उनका अनुशासन बनाए रखना है, प्रशिक्षण आदि देना है, उन सबका कार्य जो है या उन सबका भार केंद्र के ऊपर नहीं था। अब क्योंकि मनसबदारों को एक सेना टुकड़ी रखने की आवश्यकता होती थी, उनको ये भार दिया जाता था, तो एक बड़ी विशाल सेना का निर्माण हो सकता था बिना केंद्र पर एक्स्ट्रा बर्डन आए। तो ये भी इसका एक अच्छा गुड पॉइंट माना जाता है कि केंद्र पर जो है सैन्य भार कम हो गया था और मनसबदारी व्यवस्था के कारण पूरे भारत में एक बड़ी विशाल सेना मुगल सम्राटों की निश्चित हो चुकी थी। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट इसमें आएगा मनसबदार सम्राट के प्रति स्वामित्व। यानी कि मनसबदारी व्यवस्था का नेक्स्ट जो गुण है वो है मनसबदार सम्राट के प्रति स्वामित्व होते थे। क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था सम्राट के द्वारा ही बनाई गई थी। सम्राट ही मनसबदारों को नियुक्त करते थे, उनको वेतन, पदोन्नति वगैरह वो सब कुछ जो है सम्राट करते थे। तो जो मनसबदार होते थे वो कहीं ना कहीं जो है सम्राट के प्रति अपनी स्वामित्व रखते थे कि यदि वो अच्छा कार्य कराएंगे तो उनको अच्छी पदोन्नति होगी। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं जो है उनके मन में ये इच्छा भी रहती थी कि हम पूरी तरीके से जो है राजा के प्रति स्वामित्व रहेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो उनको जो है अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस प्रलोभन की वजह से भी जो है मनसबदार सम्राटों के प्रति स्वामित्व रहते थे। तो ये भी एक अच्छा गुड पॉइंट था। दूसरा इसका गुण था विशाल सेना का निर्माण। कहीं न कहीं सम्राट के पास जो है खुद की सेना, यानी खुद की केंद्र की सेना के साथ साथ एक बड़ी विशाल सेना का भी निर्माण हो चुका था बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के। यानी कि जो बड़े मनसबदार होते थे उनको जागीरें प्रदान की जाती थी, और जागीर जो दी जाती थी उन जागीरों में जो टैक्स वसूला जाता था, जो कर लिया जाता था, उस कर से ये मनसबदार अपनी अपनी सैन्य खर्च जो है चलाते थे। तो पूरी तरीके से जो है बड़ी विशाल सेना का निर्माण हो चुका था मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत। अब इसमें आएगा कि मनसबदारी व्यवस्था जो थी उसके क्या दोष थे। तो दोष में आप देख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा मनसबदार निश्चित संख्या में सेना का न रखना। यानी कि जो मनसबदार थे वो कभी कभी ऐसा भी होता था कि मनसबदार जब राजा के सामने दिखाने के लिए, क्योंकि जो मनसब निश्चित होते थे वो उनके पास कितने घोड़े हैं, कितने घुड़सवार हैं, कितने सैनिक हैं, इस आधार पर ही उनका वेतन निश्चित होता था। तो दिखाने के लिए जो है वो अच्छे घोड़े ले आते थे और सैनिकों की संख्या भी अधिक बताई जाती थी। इवन घोड़ों में ये फौर्जरी थोड़ी ज़्यादा होती थी कि दिखाने के लिए अच्छे घोड़े लेके आ गए और हो सकता है कि उनके पास इतने अच्छे घोड़े ना हो। कभी कभी घोड़ों की अदला बदली भी हो जाती थी।
तो इस तरीके से जो है ये इसका एक दोष था कि मनसबदार निश्चित संख्या में सेना नहीं रखते थे दिखाने के लिए, और कागजी कार्यवाही के रूप में तो एक बड़ी सेना जो है दिखा देते थे, लेकिन वास्तविक रूप में जब आवश्यकता होती थी तो उतनी अच्छी सेना उनके पास नहीं होती थी। तो ये इसका एक दोष है। दूसरा हमारा आएगा सैनिक मनसबदार के प्रति स्वामी भक्त होते थे। ये भी एक बड़ा दोष था इसका, क्योंकि सैनिकों की भर्ती मनसबदारों के द्वारा की जाती थी, उनको वेतन, उनकी पदोन्नति वगैरह सब कुछ जो है मनसबदारों के द्वारा की जाती थी। तो जब आवश्यकता होती थी, यानी कि यदि कभी कोई मनसबदार जो है सम्राट के प्रति विद्रोह करता है तो वो सैनिक जो है वो अपने मनसबदार के प्रति स्वामित्वता ज़्यादा दिखाते थे, न कि सम्राट के प्रति। तो ये इसका एक दोष माना गया है। थर्ड पॉइंट इसमें आएगा सेना के रण कौशल में कमी, यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे मनसबदार ही अपनी अपनी सेना को बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हों। कुछ मनसबदार अपनी सेनाओं को बहुत अच्छा प्रशिक्षण नहीं दे पाते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि जब राजा को आवश्यकता होती थी तो उस सैन्य टुकड़ियों में कहीं न कहीं जो है कम रण कौशल वाली सेनाएं भी आ जाती थी। तो ये भी इसमें एक कमी मानी जाती है कि सभी को, जो पूरी टोटल सेना है मुगल सम्राटों की, उन सबको सही एक पूरी तरीके से जो है एक जैसा जो है प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाता था। तो उसमें जो है थोड़ी सी साम्यता नहीं बैठ पाती थी। तो ये भी एक दोष माना गया है। दूसरा, मनसबदारों का विलासितापूर्ण जीवन। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें मनसबदारों का विलासितापूर्ण जीवन, यानी कि जो मनसबदार होते थे उनको रियासत मिलती थी, और रियासत जो है कोई फिक्स टाइम के लिए नहीं मिलती थी, और न ही जो है उनको परमानेंट मिलती थी, वो टेम्परेरी होती थी, कभी भी सम्राट उनको ले सकता था। तो ये मनसबदार कभी कभी ये कोशिश करते थे कि जितनी उनको मिला है उतना पूरा जो है वो खर्च जो है उसमें जितना भी पैसा है, धन है, दौलत है, जो कर आ रहे हैं, वो सारे के सारा जो पैसा है वो अपने खुद के ऊपर ही जो है उसको खर्च करना है। तो इस तरीके से मनसबदारों का विलासितापूर्ण जीवन जो है वो बढ़ता जा रहा था। खासकर औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो मनसबदारों को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर सके। इसी कारण उनके समय में जो है मनसबदारों का विलासितापूर्ण जीवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसका लास्ट पॉइंट आएगा आपसी ईर्ष्या और सम्राटों की कृपा पर निर्भर होना, यानी कि मनसबदारों में आपसी ईर्ष्या भी रहती थी, वो एक दूसरे के प्रति जेलसी की भावना भी रखते थे, और मनसबदार पूरी तरीके से सम्राट के ऊपर ही निर्भर थे। यदि सम्राट खुश नहीं है तो वो चाहे